नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। आज मैं आप सभी के समक्ष बसंत भाग 3 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लाख की चूड़ियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ, और वो भी पूरा पाठ नहीं, सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ। मैं अपनी लेक्चर विधि के माध्यम से आप सभी को ये समझाने का प्रयत्न करूंगी कि इस पाठ के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं, कौन कौन से मुख्य प्रश्न हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, या पाठ को समरी के रूप में कैसे देखा जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर आज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये पाठ। सबसे पहला प्रश्न आता है कि लाख की चूड़ियाँ पाठ जो है उसके लेखक कौन है। तो इसका उत्तर आप सभी को पता है। इसके लेखक हैं श्री कामता नाथ। श्री कामता नाथ, याद हो गया ना सबको। अब इसके साथ ही एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो पाठ है लाख की चूड़ियाँ, ये क्या है? आत्मकथा है, गद्य विधा का कौन सा प्रकार है? जी हाँ, ये एक आत्मकथा है, क्योंकि लेखक ने इसमें मैं करके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। तो इस वजह से हमें पता चलता है, इस कारण से हमें पता चलता है कि ये एक आत्मकथा है। और आत्मकथा हमेशा स्व केंद्रित होती है, अपने ऊपर केंद्रित होती है, अपने जीवन से रिलेटेड घटनाएं इसमें बताई जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में लेखक ने अपने मामा के गांव का वर्णन किया है, अपने बचपन का वर्णन किया है, अपने बचपन के बाद के 8-10 साल के बाद जब वो गांव जाता है उस समय का वर्णन किया है। दोनों स्थितियों में कंपेयर किया है, दोनों स्थितियों को, कि पहले जब वो जाता था तब उस गांव का वातावरण क्या होता था, और उसके बाद जब वो जाता है 8-10 साल बाद तब उसके गांव का वातावरण कैसा होता है, वहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसी होती है, आदि आदि। तो इन सभी के विषय में हम इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी को याद हो गया होगा, श्री कामता नाथ जी इस पाठ के लेखक हैं। दूसरा, इसमें एक बदलू मनिहार के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में बताया गया है? बदलू मनिहार। पूरा पाठ उसकी जीवन शैली के इधर उधर घूमता रहता है। बदलू मनिहार पेशे से चूड़ी बनाने का काम करता है, इसीलिए उसे मनिहार कहते हैं। मनिहार मीन्स चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति। तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता है, उसका व्यवसाय है लाख की चूड़ियाँ बनाना, और लेखक को वो बदलू मनिहार बहुत पसंद है। लेखक बचपन में अपने मामा के गांव जाता है। कब जाता है? बचपन में। और किस समय जाता है? गर्मी की छुट्टियों में। कितने समय के लिए जाता है? 1-8 महीने के लिए, जितने दिन की उसकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं वो वहां जाकर व्यतीत करता है। यहाँ तक का चैप्टर क्लियर। इसके बाद उस गांव में एक मनिहार है, उसका नाम है बदलू, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। वो बदलू मनिहार को बदलू काका कहकर क्यों बुलाता है, बदलू मामा क्यों नहीं कहता? क्योंकि बेसिकली जब वो मामा के गांव जाता है, बदलू मनिहार उसके मामा के गांव का व्यक्ति है, तो उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, बदलू काका नहीं। लेकिन लेखक ऐसा नहीं करता, वो उसे बदलू काका कहता है। क्यों? क्योंकि बदलू काका जो है गांव के बच्चों के द्वारा दिया गया नाम है। उस गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते हैं, और यही एक कारण है कि लेखक भी उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता है। अब बदलू जो है वो लेखक को क्या कहकर बुलाता है? याद आया कुछ? बदलू लेखक को लला कहता है। क्या कहता है? लला। ये तो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, जो शुरू में ही ये बातें हमें बताई गई हैं। अब सबसे बड़ी बात कि लेखक को बदलू के पास जाना पसंद क्यों है, क्यों वो अक्सर अपना दोपहर का समय बदलू के पास बैठकर व्यतीत करता है? आंसर बहुत सिंपल है, लेखक छोटा बच्चा है। बचपन में हर बच्चे को जैसे रंग बिरंगी गोलियां पसंद होती हैं, लेखक को भी पसंद है। और बदलू लेखक को रोज 2-3 रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता है, जिससे लेखक का मन प्रसन्न हो जाता है। वो डेली बदलू के पास, डेली नहीं तो अधिकांश समय अपने दोपहर का बदलू के पास बैठकर व्यतीत करता है, उसे लाख की चूड़ियां बनाते हुए देखता रहता है। तीसरा, बदलू का स्वभाव कैसा है? ये क्वेश्चन ऐसा है जो मोस्टली बच्चे इसको छोड़ देते हैं। एक जगह आपने देखा होगा कि इसमें बताया गया है कि बदलू बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति है, उसे कभी भी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन
कभी कभी वो अपनी जिद पर अड़ भी जाता है। और वो कभी कभी कब अड़ता है, जब किसी शुभ अवसर के लिए वो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, तो उस समय वो उसका मेहनताना अपने मन मुताबिक पाना चाहता है, अपने मन के अकॉर्डिंग पाना चाहता है, और तब वो अड़ जाता है। जैसे शादी वगैरह के अवसर के लिए जब वो चूड़ियाँ देता है तो उसके बदले में उसे बहुत कुछ मिलता है। जैसे उसकी घरवाली, उसकी वाइफ के लिए कपड़े, ढेर सारा अनाज, ये सब चीज़ें उसे मिलती हैं शादी विवाह के अवसर पर। जब वो चूड़ियाँ बनाकर देता है तो ढेर सारा अनाज और रुपए पैसे, उसकी अपनी खुद की पगड़ी, ये सारी चीज़ें लेकर वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अगर कहीं कमी बेशी हो जाती है तो वो अड़ जाता है, वहाँ वो जिद करता है। वैसे वो जनरली बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति है, कभी उसे किसी ने क्रोध करते हुए नहीं देखा है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पार्ट में कि बदलू अपनी चूड़ियाँ किस तरह बेचता है। क्या वो पैसे देकर चूड़ियाँ बेचता है या कोई और माध्यम है उसे उसके चूड़ियाँ बेचने का? जी हाँ, बदलू अपनी चूड़ियाँ वस्तु विनिमय के माध्यम से बेचता है। अब ये वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय, विनिमय मीन्स एक के बदले में दूसरी चीज देना। क्या देना? वस्तु। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देकर जब हम चीजों का आदान प्रदान करते हैं, वो कहलाता है वस्तु विनिमय। इस प्रणाली के अंतर्गत धन का आदान प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि अगर बदलू लाख की चूड़ियाँ देता है तो बदले में उसे कोई अनाज वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेना या देना वस्तु विनिमय कहलाता है। ये तो था लेखक के बदलू के चूड़ी बेचने के ढंग के ऊपर प्रकाश। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक बचपन में तो मामा के गांव जाता ही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लेखक 8-10 वर्ष तक अपने मामा के गांव नहीं जा पाया गर्मी की छुट्टियों में? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखक के जो पिताजी थे, उनकी बदली, उनका ट्रांसफर उसके मामा के गांव से दूर एक शहर में हो गया था। और बस यही एक रीजन था, यही एक कारण था कि लेखक गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने मामा के गांव नहीं जा पाया। पूरे 8-10 साल बाद जब वो लेखक अपने मामा के गांव पहुंचता है तो वहां जाकर वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। अब लेडीज जो हैं वो लाख की चूड़ियाँ, जो पहले लाख की चूड़ियों से उनकी कलाइयाँ भरी रहती थी ना, वो अब उसका स्थान किसने ले लिया है? कांच की चूड़ियों ने। अधिकतर लेडीज कांच की चूड़ियाँ पहने हुए हैं, सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियाँ। विरले ही हाथों में, बहुत कम हाथों में उसे लाख की चूड़ियाँ दिखाई देती हैं। पहले वो बदलू रोजाना 10-15 जोड़े लाख की चूड़ियों के बनाता था। जब लेखक बचपन में उसके गांव जाता था तब वो देखता था उसे बनाते हुए, 10-15 जोड़े बनाता था वो। और उसके अपने गांव की स्त्रियां तो उसकी चूड़ियां लेती ही थीं, दूसरे गांव के लोग भी आकर उसकी चूड़ियां खरीदते थे, इतनी सुंदर चूड़ियां उसकी होती थी। लेकिन अब जब लेखक 8-10 साल के बाद गया है, तब वो क्या देखता है कि अब लाख की चूड़ियों का स्थान ले लिया है कांच की चूड़ियों ने। और बदलू पहले कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ता था। एक तरह से वो किसी लेडी के हाथ में कांच की चूड़ियां देख लेता था तो एकदम चिढ़कर उसके ऊपर कटाक्ष करता था। उसे कांच की चूड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन अब बदलू का व्यवसाय बंद हो चुका है। लेखक ने जब देखा कि अब ना तो भट्टी है उसके पास, ना वो मचिया है और ना ही मुंगेरी है जिसके ऊपर वो चूड़ियों को गोल आकार दिया करता था, उन्हें चिकना बनाता था और उसके बाद उस पर रंग किया करता था। अब कुछ भी वहां नहीं था। और अब लेखक जब बड़ा होकर बदलू के गांव पहुंचता है तो उसे अचानक ही एक दिन बदलू की याद आती है। वैसे वो बदलू को एक तरह से उसकी स्मृति पटल पर बदलू की यादें धुंधला गई हैं। वो उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल, बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं था। लेकिन एक घटना ने उसे बदलू की याद दिलाई। वो घटना क्या थी? वो घटना थी कि एक दिन जब बारिश का मौसम था, तब लेखक बैठा हुआ था। ऐसे समय पर उसके मामा की बेटी बारिश के मौसम में जो पानी भरा हुआ था ना, उसमें उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिर पड़ी। अब उसने हाथ में कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी, वो कांच की चूड़ी उसके हाथ में चुभ गई और उससे हाथ से खून बहने लगा। मामा उस समय घर पर थे नहीं, तो लेखक को उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी।
तो मरहम पट्टी करते करते अचानक उसे बदलू की याद आई कि वो लाख की चूड़ियां बनाता था, चलो जाकर उससे मिला जाए। तब वो बदलू से मिलने पहुंचा तो देखता क्या है, बदलू नीम के वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है। वो नीम का वृक्ष बदलू के घर में जो सहन है ना, सहन मीन्स कोर्ट यार्ड टाइप समथिंग, तो उस सहन में लगा हुआ है। तो वहां एक चारपाई पड़ी है और उस पर बदलू लेटा हुआ है। वहां जाकर लेखक जब उसे प्रणाम करता है ना, तब वहां वो अपना नाम क्या बताता है, क्योंकि बदलू तो उसे पहचान नहीं पाता। उसने उसे बचपन में देखा था जब लेखक बहुत छोटा सा था। अब वो लेखक इतना बड़ा होकर 8-10 साल बाद आकर उससे प्रणाम कर रहा है, तो वो अचानक उसे देखकर पहचान नहीं पाता। तो ये है उस प्रश्न का उत्तर कि बदलू लेखक को क्यों नहीं पहचान पाता। अब लेखक इस समय अपना एक नाम बताकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो नाम क्या है मालूम है आपको? वो नाम है जनार्दन। वो कहता है मैं हूं जनार्दन। तब अपने स्मृति पटल पर जोर डालकर बदलू याद करता है और तब उसे याद आता है ये तो उसका वही लला है जिसको वो लला कहा करता था। वो वहां उसे बैठाता है। फिर क्या करता है वो? फिर वो उसे अपनी आप बीती सुनाता है जो लेखक उससे जानना चाहता है। वो पूछता है कि उसका व्यवसाय क्यों खत्म हो गया। तब वो कहता है कि अब तो मशीन युग है, मशीन ने उसके व्यवसाय को एकदम से ठप कर दिया है, बंद कर दिया है। मशीनों से बनी हुई सुंदर सुंदर चूड़ियां अब लेडीज को बहुत पसंद आती हैं, वो उनको पहनते हैं। अब लाख की चूड़ियां पहनने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसका व्यवसाय एकदम से बंद हो चुका है। इसलिए उसे आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेखक के पूछने पर कि क्या अब उसके पास गाय है, बदलू मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो गाय को चारा खिला सके। वो कहता है गाय तो उसने 2-3 साल पहले ही बेच दी, उसके लिए वो चारा कहाँ से लाता। तब लेखक को वो दिन याद आते हैं जब बदलू उसके आते ही उसे गाय के दूध की जो मलाई होती है ना, वो खाने को देता था और लेखक को वो बहुत अच्छी लगती थी। इसके साथ साथ वो लेखक की आप वक्त आम खिलाकर करता था। तब उसे आम के पेड़ की अचानक याद आती है। तो वो उनसे पूछता है काका आम की फसल तो अच्छी है ना। तब बदलू क्या कहता है, हाँ इस बार आम की फसल बहुत अच्छी हुई है। अब यहाँ बदलू अपनी बेटी को नाम लेकर पुकारता है। बदलू की बेटी का नाम क्या है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। बदलू की बेटी का नाम है रज्जो, जो बदलू उस समय लेता है। कहता है रज्जो लला के लिए आम लेकर आओ। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि बदलू की बेटी का नाम है रज्जो। रज्जो ने आम लाकर उसको दिए। वो उसके हाथ में पड़ी हुई कांच लाख की चूड़ियां देखकर आश्चर्यचकित होता है। उसकी दृष्टि को देखकर बदलू भांप लेता है कि इसे आश्चर्य हो रहा है। वो क्यों आश्चर्यचकित होता है? क्योंकि वो तो ये सोचता है कि इसने लाख की चूड़ियां बनाना बंद कर दिया। फिर एकदम उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर ये जो लाख की चूड़ियां हैं उसकी बेटी के हाथ में, वो कहाँ से आई? तब वो बदलू बताता है उसको। क्या बताता है जरा ध्यान से सुनिए। वो कहता है ये आखिरी जोड़ा था जो मैंने बनाया था लाख की चूड़ियों का। इस सेंटेंस में उसके जीवन की एक मार्मिक व्यथा छिपी हुई है, दुख छिपा हुआ है, कुछ भी आप समझ लीजिए। आखिरी जोड़ा, इसके बाद उसका व्यवसाय एकदम के लिए ठप हो गया था। वो जोड़ा उसने किसके लिए बनाया था? वो जोड़ा उसने जमींदार की बेटी की शादी के लिए बनाया था। तो जब उसने जमींदार की बेटी की शादी के लिए बनाया था तो उसने वो क्यों नहीं दिया उन्हें? वो बेटा उसने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जमींदार बहुत कम मूल्य देकर उस जोड़े को खरीदना चाह रहे थे। और बदलू ने अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगने दी। उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी गर्दन नहीं झुकाई आर्थिक तंगी होने के बावजूद। उसने कहा मैं 10 आने में ये जोड़ा नहीं बेचूंगा आपको। कहाँ तो मुझे पूरे घर वालों के लिए कपड़े मिलते थे, पगड़ी मिलती थी, अनाज मिलता था, रुपया मिलता था। अब सिर्फ 10 आने सूखे सूखे। उस 10 आनों के सामने उसने अपनी निगाह नहीं झुकने दी। उसने कहा मैं ये जोड़ा आपको नहीं दूंगा, आप शहर जाकर चूड़ियां खरीद लाइए। और यहाँ ये शब्द जब वो लेखक से कहता है तो चलते समय लेखक को बहुत गर्व महसूस होता है बदलू के ऊपर। और वो मन में सोचता है कि बदलू जब कितना अच्छा इंसान है, उसने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा कमजोर नहीं है। कांच की चूड़ियां कितनी कमजोर होती हैं, थोड़ा सा गिरा और टूट गई, लेकिन लाख की चूड़ियां मजबूत होती हैं।
वो गिरकर टूटती नहीं है इतनी जल्दी, और बदलू का व्यक्तित्व भी बिल्कुल लाख की चूड़ियों की तरह मजबूत स्ट्रांग है। ये देखकर लेखक को बहुत खुशी हुई। इस कहानी में एक जगह एक सेंटेंस आता है कि मशीन युग ने हजारों लोगों के हाथ काट दिए। तो कई बार इस सेंटेंस का भावार्थ लिखने को आ जाता है, तो इसका लिखते समय आप ध्यान रखिए, आप एग्जाम्पल देकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मशीन का युग है। आजकल सारे काम मशीनों से होते हैं, चूड़ियाँ मशीन से बन रही हैं, खेतों की जुताई वगैरह मशीनों से हो रही है। तो हर काम जब मशीन कर लेती है और बहुत सुंदर तरीके से करती है, तो हाथ से बने हुए काम, मैनुअल पावर बहुत कम यूज हो रही है, तो लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। अब लोगों का व्यवसाय ठप हो गया है, और इसीलिए कहा गया है कि मशीनी युग ने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ये मत समझिएगा कि हाथ काट दिए, कि उनके हाथ काट दिए मशीन से, नहीं बेटा, उन्हें बेरोजगार कर दिया है। अब मशीन ने आदमी का स्थान ले लिया है। अब जो काम पहले 10 मजदूर मिलकर करते थे, ज्यादा समय में करते थे, जिससे उनकी इनकम होती थी, अब वो काम एक मशीन द्वारा थोड़े से समय में हो जाता है, थोड़े कम पैसे में भी हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये है इसका भावार्थ। मैंने कोशिश की है चैप्टर को शॉर्ट में आपको समझाने की और इम्पॉर्टेंट मुख्य मुख्य पॉइंट लेने की। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय 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 बाय।